हेलो फ्रेंड्स, मैं टुपेंद्र कुमार एकलव्य आईएएस कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कार्बनिक रसायन, जो कि हम कल देख रहे थे। उसके आगे का टॉपिक है कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो आज हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में। क्या होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल? कार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब हम बोल सकते हैं कि जैसे कि ऐसे एल्किल समूह जिनके साथ कार्बोक्सिलिक समूह जुड़े हुए हैं। जैसे कि एल्किल समूह हम कल देखे थे CH3, ये एक एल्किल समूह था। अगर इस एल्किल समूह के साथ में कोई कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हुआ हो, COOH जो होता है कार्बोक्सिलिक समूह, तो इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये हो जाएगा CH3COOH। तो इस तरह से क्या होते हैं, ये जो एल्किल समूह होता है, या हम बोल सकते हैं जो एल्केन ग्रुप होते हैं, उस एल्केन ग्रुप के एक हाइड्रोजन को जब कार्बोक्सिलिक समूह के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें तो ये होता है एल्केन समूह CH4। इस CH4 में से एक हाइड्रोजन को जब कार्बोक्सिलिक समूह के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है या प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो इसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। CH3COOH ये बनेगी और इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। ठीक है। तो अगर हम देखें कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो ये जो है, मैं इसमें आपको दो प्रकार बता रहा हूँ कार्बोक्सिलिक अम्ल का। एक होता है, हाँ, तो मैं बता रहा था आप लोगों को कार्बोक्सिलिक अम्ल के दो प्रकार है, जिसमें एक है फॉर्मिक अम्ल और दूसरा है एसिटिक अम्ल। तो पहला अगर हम लिखते हैं फॉर्मिक अम्ल, है ना, फॉर्मिक अम्ल। तो फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCOOH और दूसरा है एसिटिक अम्ल। ये होता है CH3COOH। इसको, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एक है और एक कार्बन समेत है, इसलिए इसको मेथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं। मेथेनोइक अम्ल। तो उस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। ये इसका IUPAC नेम है ना, जिसको हम रसायन की भाषा में बोलते हैं। और ये दोनों इसका सामान्य नेम है, जिसको हम जनरली यूज करते हैं। तो अगर अब हम देखते हैं, ये आपके दो प्रकार के अम्ल। हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां। कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां। तो सामान्यतः कार्बोक्सिलिक अम्ल को अल्कोहल के ऑक्सीकरण या फिर अल्कोहल का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट है ना, ये इसकी उपस्थिति में अगर हम अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। जैसे देखते हैं, ये अल्कोहल है, इसका हमको क्या करना है, ऑक्सीकरण करना है या ऑक्सीडेशन करना है। और ये होना चाहिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीकारक एजेंट, जैसे कि K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट और साथ में इसमें उपस्थित रहता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो इन दोनों के प्रेजेंस में जब हम इसका ऑक्सीकरण करते हैं, तो ये डायरेक्ट क्या होता है, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, CH3COOH। तो एक विधि इसकी ये है, जिसको हम बना सकते हैं। ये हो गया पहला विधि। सेकेंड होता है इसका अल्कोहल बनाने, सॉरी, एसिटिक एसिड बनाने की शीघ्र सिरका विधि। तो शीघ्र सिरका विधि के लिए क्या करते हैं, ये एक मेथड होता है, इसको मैं बताता हूँ। सेकेंड मेथड हम देखते हैं शीघ्र सिरका विधि। तो शीघ्र सिरका विधि क्या होता है, इसमें एक हम अगर देखते हैं, एक लोहे का पात्र होता है, बाल्टी नुमा, जिसको हम बोल सकते हैं, ये इस तरह से, ये एक लोहे का पात्र है जिसमें छिद्र युक्त होता है लोहे का पात्र जो है। और इस लोहे के पात्र में हम क्या करते हैं, लकड़ी का छीलन, है ना, ये लकड़ी का छीलन होता है,
जिसको हम इसमें भर देते हैं। और ये जो लकड़ी का छीलन होता है ये एसिटिक एसिड से भीगा हुआ रहता है ना। ये है ये छिद्र होती हैं जिसमें वायु अंदर जा सकती है इसमें से, और लकड़ी के छीलन को हम क्या करते हैं इसमें भर देते हैं, जो कि सिरका से भीगा हुआ होता है। और ऊपर से क्या करते हैं इसमें एल्कोहल डालते हैं। ये होता है शीघ्र सिरका विधि का उपकरण। इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो ये है, यहाँ से हम 10% तनु एल्कोहल ये डालते हैं। ये छिद्रयुक्त होता है, टॉप बोलते हैं इसको, छिद्रयुक्त टॉप। लकड़ी की छीलन, सिरका से भीगा रहता है ये, तो सिरके से भीगा हुआ। ये ऑक्सीजन के लिए छिद्र होता है। ये होता है इसका उपकरण। और यहाँ पे हमको मिलता है सिरका या एसिटिक एसिड। ये तनु होता है, ये होता है तनु, है ना। चलो इसको मैं आपको बताता हूँ। हाँ, इसमें क्या होता है देखिए, ये शीघ्र सिरका विधि का एक क्या है पात्र है, जिसकी सहायता से हम क्या बनाते हैं एसिटिक अम्ल बना सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, ये एक बाल्टी नुमा लोहे का पात्र होता है जिसमें हम लकड़ी का छीलन भर देते हैं। ये जो लकड़ी का छीलन है ये भर दिए हैं। और ये जो लकड़ी का छीलन है इसमें यहाँ पर क्या होता है, इस बाल्टी में जो छेद होते हैं इसमें ऑक्सीजन के लिए छिद्र होता है, ताकि इसका ऑक्सीकरण हो सके, या ऊपर से जो एल्कोहल यहाँ से आता है इस एल्कोहल का ऑक्सीकरण हो सके। यहाँ से क्या है एल्कोहल आएगा, जो 10% तनु एल्कोहल है वो। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो तनु एल्कोहल जो ऊपर से आ रहा है, और वायु क्या होता है नीचे से ऊपर जाता है, और एल्कोहल ऊपर से नीचे आता है। तो जब ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर ये जो वायु जाता है, तो ये क्या करता है, दोनों आपस में एक दूसरे को रिएक्ट कर लेते हैं, और एल्कोहल का ऑक्सीडाइज हो जाता है। और एल्कोहल ऑक्सीकृत होकर के क्या बना लेता है, यहाँ पर एसिटिक एसिड बना लेता है। और इस एसिटिक एसिड को हम यहाँ नीचे से इसमें निकाल सकते हैं। तो इस तरह से शीघ्र सिरका विधि के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, एसिटिक एसिड या कार्बोक्सिलिक अम्ल बना सकते हैं। तो ये हो गया इसका दूसरा मेथड, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इसका फिजिकल प्रॉपर्टी। ये दोनों इसकी बनाने की विधियां थी, एसिटिक एसिड बनाने की विधियां थी दोनों। अब हम देखते हैं इसकी भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टी। भौतिक गुण, तो भौतिक गुण अगर हम देखते हैं तो यह एक रंगहीन गैस होती है ना, सॉरी रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली क्या है, ये विलयन है। हम यहाँ बोल सकते हैं सॉल्वेंट है, रंगहीन और तीक्ष्ण गंध वाली। द्रव है। इसका अगर हम क्वथनांक देखें तो इसका क्वथनांक होता है 110 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक होता है इसका 110 डिग्री सेल्सियस। जल में विलेय है, ये जल में विलेय है ना। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये -16 डिग्री सेल्सियस 16.5 डिग्री सेल्सियस पे जम जाती है, ये जमती है बर्फ की जैसे।
ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। ये हो गया इसका भौतिक गुण। हम देखते हैं इसका रासायनिक गुण। इससे पहले जैसे कि हमने अल्कोहल का भी देखा हुआ था, है ना, इसका भी देखते हैं रासायनिक गुण। तो सबसे पहले हम देखते हैं धातुओं के साथ क्रिया। जैसा कि हमने अल्कोहल में देखा था, तो सबसे पहला जो इसका गुण है ये है धातुओं के साथ क्रिया। तो एसिड जो है, ये जो एसिड है या अम्ल है, ये धातुओं के साथ क्रिया करके अम्ल के सोडियम लवण बनाती है। अगर हम सोडियम धातु गिराते हैं, या हम बोल सकते हैं कि अम्ल के धात्विक लवण बनाती है। जैसे कि अगर हम देखते हैं CH3COOH, एसिटिक एसिड प्लस सोडियम, हम धातु से क्रिया करा रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा CH3COONA, अम्ल का सोडियम लवण। इसी को बोलते हैं अम्ल का सोडियम लवण। और ये हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, इसको बोल सकते हैं सोडियम एसीटेट। ये होता है सोडियम एसीटेट। अच्छा, दूसरा देखते हैं हम धातु कार्बोनेट। धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया। धातु कार्बोनेट मतलब क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट हो गया जैसे मेटल का, या मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, तो इसको हम बोल सकते हैं धातु कार्बोनेट। तो धातु कार्बोनेट के साथ भी सेम टू सेम यही रिएक्शन होता है, लेकिन उसमें उत्पाद क्या होता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। हम देखते हैं जैसे कि CH3COOH प्लस Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। अगर हम ये देखते हैं तो इसमें क्या होगा, इसमें भी यही बनेगा, अम्ल का सोडियम लवण, मतलब CH3COONA, ये बनेगा आपका अम्ल का सोडियम लवण। अब इसके बाद बनेगा CO2 और H2O। तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल ये मुक्त करता है। तीसरा अगर हम देखते हैं अल्कोहल के साथ क्रिया। तीसरा है अल्कोहल के साथ क्रिया। तो अल्कोहल के साथ क्रिया करके अम्ल जो है वो एस्टर बनाता है ना। जैसे ये हम देखते हैं यहाँ पे अल्कोहल और अम्ल का लेते हैं CH3COOH प्लस C2H5OH, ये अम्ल है। तो इस अम्ल का अल्कोहल का OH और अम्ल का H, ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे और जल का मॉलिक्यूल बाहर निकाल लेते हैं, और जो बच गया CH3COOC2H5 प्लस H2, ये होता है एथिल एसीटेट। क्यों, यहाँ पर एथिल ग्रुप आ गया। इससे पहले सोडियम था तो सोडियम एसीटेट बोला था हमने उसको, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, एथिल ग्रुप है, इसलिए हम इसको बोलेंगे एथिल एसीटेट। इसके बाद अगर हम देखते हैं क्षार से क्रिया, चौथा अगर हम देखते हैं इसमें क्षार से क्रिया। क्षार से क्रिया, तो क्षार से क्रिया कराने पर क्या होता है, ये देखें क्षार, जैसे कि यहाँ पर हम देख लेते हैं NH4OH, ये होता है एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये एक क्षार है। NH4OH है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हाँ, तो ये बन जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये, है ना। ये एसिड वो है, मैं इसका नाम देता हूँ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये है इसका नाम अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो एल्कोहल एसिड जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार के साथ क्या बनाता है देखते हैं। तो यहाँ पे बनेगा CH3COONH4,
अमोनियम एसीटेट, इसका नाम अमोनियम एसीटेट हो जाएगा। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल का दो अणु बाहर निकल जाएगा। जैसे ये एथिल और एसीटेट, वैसे ये अमोनियम और एसीटेट, तो इसका नाम हो जाएगा अमोनियम एसीटेट। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं पांचवा, हेलोजन के साथ क्रिया। हेलोजन के साथ जो क्रिया होती है ये बहुत ही विशेष होती है, और ये हमेशा क्या होती है, सूर्य का प्रकाश और हाई टेम्परेचर पे, मतलब बहुत अत्यधिक ताप पे इसका क्रिया कराया जाता है। तो अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या होता है, ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, जैसे कि हम देखते हैं CH3COOH, ये जो कार्बोक्सिलिक समूह होता है ये हेलोजन के साथ रिएक्ट नहीं करता। हेलोजन मतलब आप समझ रहे हैं ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन चारों को हम बोलते हैं हेलोजन। तो ये जो COOH समूह है ये हेलोजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। इसके अलावा जो CH3 समूह है ये करता है हेलोजन के साथ में रिएक्शन। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, अगर हम इसका रिएक्शन कराते हैं हेलोजन के साथ में, प्लस Cl है ना, Cl2, चलो Cl2 से होता है क्योंकि हमेशा डाइमर के फॉर्म में रहते हैं, इसलिए Cl2। तो Cl2 से जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा CH2Cl COOH। देखिए COOH में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, इसका मतलब COOH समूह यहाँ पे अभिक्रिया नहीं कर रहा है, यहाँ पे अभिक्रिया कौन कर रहा है, CH3 समूह। तो इसको बोलते हैं हम मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड तो ये पहले से ही है और अभी भी एसिटिक एसिड है, सिर्फ इसमें क्या हुआ है, एक हाइड्रोजन की जगह में एक Cl आया है। तो एक Cl के लिए मोनोक्लोरो, और पहले से क्या है ये एसिटिक एसिड, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड। और ये जो अभिक्रिया है ये सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती है, इसके अलावा इसमें जब तक यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप है तब तक इसमें और क्लोरीन आ करके इस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। ठीक है, इसमें साथ में एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी रिमूव होगा। अच्छा, नेक्स्ट अभिक्रिया क्या हो जाएगा, अगर हम इसी को कराते हैं CH2Cl COOH प्लस Cl2, तो अब क्या बन जाएगा, CH Cl2COOH प्लस HCl। देखो अब दो कार्बन दो क्लोरीन हो गया, तो इसको क्या बनेंगे, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड। अच्छा, इसी को अगर हम और कंटिन्यू करा सकते हैं, क्यों, क्योंकि अभी भी इस कार्बन के पास क्या है, हाइड्रोजन समूह है, इसका मतलब ये एक बार और क्लोरीन से क्या कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है। तो अब क्या हो जाएगा, ये CHCl2 COOH प्लस Cl2 है ना, और ये होता है सूर्य के प्रकाश, Hν का मतलब होता है सूर्य का प्रकाश और हाई टेम्परेचर पे सभी रिएक्शन है ना। तो अब क्या हो जाएगा, अगर हम तीसरी बार रिएक्शन कराते हैं तो ये हो जाएगा CCl3 COOH प्लस HCl। मतलब CH3 के पास जितने भी हाइड्रोजन थे वो सारे अब क्या हो गए, यहाँ से रिप्लेस हो गए, किसके द्वारा, Cl के द्वारा। तो इसको हम बोलेंगे ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, जब हेलोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये जो है वो चेन के फॉर्म में चलती है, और जब तक कार्बन के पास हाइड्रोजन समूह है तब तक उसमें वो रिएक्शन होता रहेगा। तो इस तरह से अब यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन के सारे हाइड्रोजन खत्म हो गए, मतलब अब यहाँ पे ये जो रिएक्शन है वो आगे कंटिन्यू नहीं हो सकती, तो ये यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये था इसका पांचवा रासायनिक हाइड्रोजन के साथ क्रिया। छठवां देखते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया। छठवां फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है ना, तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। अगर हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड कराते हैं CH3COOH प्लस PCl5, ये सबसे आसान रिएक्शन है। जब भी हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं, एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं, चाहे वो कोई भी ग्रुप हो, सिर्फ एसिड ही नहीं, कोई भी ग्रुप हो, तो ये हमेशा क्या करता है, एक मॉलिक्यूल POCl3 का बाहर निकालता है और एक मॉलिक्यूल HCl का बाहर निकालता है। देखिए क्या क्या निकल गया, PCl5 में से PCl3 निकल गया है
और एक ऑक्सीजन निकल गए हैं, और एक हाइड्रोजन और एक और क्लोरीन, मतलब 4 क्लोरीन यहाँ से रिमूव हो चुके हैं, और इसका ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन रिमूव हो चुका है। क्या क्या बच गया अब हमारे पास? CH3CO और इसका एक Cl बचा हुआ है, ठीक है, CH3CO Cl। यह होता है कार्बोनिल क्लोराइड या एसिटिल क्लोराइड बोल देते हैं, चलो इसको एसिटिल क्लोराइड बोलते हैं, इसको एसिटिल क्लोराइड, ये इसका नाम है। ये हो गया PCl5 के साथ में क्रिया। छठवां नेक्स्ट देखते हैं हम PCl3 के साथ क्रिया। PCl3 के साथ में क्रिया, तो PCl3 साथ क्रिया कराते हैं, तो यहां पर देखते हैं क्या होता है, CH3COOH प्लस PCl3। यहाँ पर हमको 3 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर बनता है हमेशा, इसमें एक प्रोडक्ट बनता है H3PO3। ये प्रोडक्ट जो है आपका ऑलवेज बनेगा। अगर हम कभी भी PCl3 साथ रिएक्शन कराते हैं तो H3PO3 जो है वो हमेशा बनता है। इसके अलावा अब जो यहाँ पे बना था CH3COCl प्लस H3PO3, और क्या बच गया? HCl बचा, तो 3 HCl यहाँ नहीं होना चाहिए, HCl नहीं होगा यहाँ पे, है ना, सिर्फ यही आएगा H3PO3 प्लस CH3COCl एसिटिल क्लोराइड। ये हो गया इसका नेक्स्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट SOCl2 के साथ क्रिया। SOCl2 के साथ में क्रिया, तो SOCl2 से जब क्रिया कराते हैं इसमें देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, CH3COOH प्लस SOCl2। यहाँ पे भी बनता है CH3COCl SO2 प्लस HCl, ये बनता है यहाँ एसिटिल क्लोराइड प्लस सल्फाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। तो ये हो गया 8वां, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें निर्जलीकरण। अगला है निर्जलीकरण। तो निर्जलीकरण का मतलब होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल से जल के अणु को बाहर निकालना या वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना, है ना। तो अगर हम इसमें देखते हैं CH3COOH, है ना, तो इसमें से हम निर्जलीकरण करेंगे। तो निर्जलीकरण जो होता है वो हमेशा लाल फास्फोरस और आयोडीन की उपस्थिति में होता है, रेड फास्फोरस और आयोडीन इसकी उपस्थिति में होता है। तो और ये क्या है, एक प्रबल निर्जलीकारक है। ये क्या है, प्रबल निर्जलीकारक। तो जब हम क्या करते हैं, एसिटिक एसिड का प्रबल निर्जलीकारक की उपस्थिति में निर्जलीकरण कराते हैं इसका, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए 2 मॉलिक्यूल लेते हैं हम इसके, यहाँ से एक H और ये OH, इस तरह से इसमें क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो अब जो नया बनेगा वो ऐसा बनेगा CH3CO और प्लस H2O, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर रहे थे। और इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड, इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो ये हो गया आपका निर्जलीकरण। नेक्स्ट देखते हैं इसका रिडक्शन या अपचयन। तो अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन से क्रिया, है ना। और देखो हमने पहले पढ़ा है कि अल्कोहल के ऑक्सीकरण से अम्ल बनता है, तो अम्ल का मतलब ऑक्सीकरण का उल्टा होता है अपचयन। तो मतलब अगर हम अम्ल का अपचयन करेंगे तो हमको वापस क्या मिलेगा,
एल्कोहल मिलेगा या एल्केन मिलेगा, है ना। तो चलो देखते हैं इसमें क्या होता है। अब चयन कराते हैं हम एसिड का CH3COOH, है ना। हम इसे करा रहे हैं अब चयन, मतलब हाइड्रोजन से क्रिया, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हम H2 लिखे हैं तो यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन होगा, हम यहाँ पे जितने चाहे उतने हाइड्रोजन ले सकते हैं, ठीक है। और ये अपचयन होता है LiAlH4, ये होता है स्ट्रॉन्ग, मतलब प्रबल अपचायक बोल सकते हैं इसको, है ना। कि जैसे प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं वैसे ये भी क्या है, प्रबल अपचायक है। तो ये क्या करता है, प्रबल अपचायक है, मतलब ये डायरेक्ट क्या करेगा, इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, CH3CH2OH। तो एसिड से हम डायरेक्ट कहाँ पहुंच गए, एल्कोहल में पहुंच गए। लेकिन ये जो है ये 2 स्टेप में होता है। पहले एसिड से क्या बनता है, एल्डिहाइड बनेगा, है ना। अगर हम इसका अपचयन करते हैं तो पहले एल्डिहाइड बनेगा, मतलब ये पहले क्या बनेगा, CH3CHO बनेगा, फिर यहाँ तक जाएगा। तो अगर हमने क्या किया, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वो लिया है, रिडक्शन एजेंट लिया है यहाँ पे, है ना। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिबल एजेंट है, इसलिए इसने क्या किया, इसको डायरेक्ट एल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। अगर ये स्ट्रॉन्ग ना होकर के वीक होता तो ये जो एसिड है वो डायरेक्ट कन्वर्ट ना होकर के पहले क्या बनता, एल्डिहाइड बनता, या तो यहीं पर रुक जाता या आगे बढ़ जाता। तो ये डिपेंड करता है कि हमने क्या लिया, जो रिड्यूसिबल एजेंट लिया है ना, या रिडक्शनेबल एजेंट लिया है वो क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका, इसके कंप्लीट हो गया क्या, रासायनिक गुण, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इसके उपयोग, कि इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं इसका उपयोग। तो जैसे कि ये भी क्या है, एक प्रकार का विलायक है, तो इसका उपयोग हम सॉल्वेंट के रूप में भी कर सकते हैं, है ना। तो इसका हम सबसे पहले लिख देते हैं सॉल्वेंट या विलायक के रूप में। विलायक के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं हमेशा लैब में, ठीक है। इसके अलावा सबने सुना होगा विनेगर, है ना। तो सिरका और विनेगर दोनों एक ही चीज है। तो विनेगर का उपयोग हम आप लोग कहाँ करते हैं, चटनी में करते हैं, चटनी या अचार, इसको खट्टा करने में किया जाता है इसका उपयोग। तो दूसरा हो गया चटनी है, अचार है ना, या सिरका है, तो इन सभी में क्या होता है, इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। इसके अलावा अगर हम देखते हैं एस्टर बनता है इससे, मैंने आपको बताया था, एस्टर बनाने में, एनहाइड्राइड बनाने में, एल्डिहाइड बनाने में, एल्कोहल बनाने में। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका रिडक्शन करके या ऑक्सीडाइज करके या इसका अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके हम कार्बोक्सिलिक अम्ल को या एसिटिक अम्ल को एस्टर, एनहाइड्राइड, एल्डिहाइड, एल्कोहल इन सभी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इससे बनाया था संश्लेषित रेसिन, तो इस तरह से इसका उपयोग जो है ये कंप्लीट होता है। देखते हैं अम्लीय प्रबलता, अम्लों की अम्लीय प्रबलता। अच्छा, अम्ल का मतलब क्या होता है, अम्ल का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा अम्ल जो अपने हाइड्रोजन को H+ के रूप में रिमूव कर सके। मतलब ये जो अम्ल होते हैं जैसे कि CH3COOH, ये एक अम्ल है। तो ये अम्ल कब कहलाएगा, जब ये अपने हाइड्रोजन को, इस हाइड्रोजन को H+ के रूप में निकाल सकेगा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये H+ के रूप में ये यहाँ से बाहर हो गया। तो अगर ये H+ के रूप में बाहर हो रहा है मतलब ये क्या होगा, CH3COO-, है ना। तो अम्ल का मतलब होता है कि कोई भी अम्ल जब अपने हाइड्रोजन को H+ के रूप में बाहर निकाल सके। जो जितने आसानी से निकालेगा वो उतना ही प्रबल होगा, और जो जितने देर से निकालेगा या बहुत ज्यादा दुर्बलता से निकालेगा, है ना, उसको हम बोलेंगे दुर्बल अम्ल। तो ये जो अम्लीय प्रबलता है ये 2 फैक्टर पर डिपेंड करती है ना। अम्लीय जो प्रबलता है ये 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है। एक होता है +I फैक्टर और दूसरा होता है -I फैक्टर, है ना। तो +I फैक्टर मतलब, अच्छा, +I फैक्टर मतलब क्या होता है कि जो बंध होते हैं, है ना, कौन सा बंध, ये O और H के बीच का बंध। अगर हम इसको देखते हैं, इसका अगर हम संरचना बनाते हैं CH3COOH का, तो ये बनेगा CH3C सिंगल डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O और ये H, इस तरह से बनता है। तो +I का मतलब होता है यहाँ पर ये जो O और H के बीच का ये जो बंध होता है ना, एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉनों को क्या करना, अपनी ओर
खींच लेना, सॉरी अपने से दूर कर देना, अपने से दूर कर देना, तो इसको हम बोलेंगे प्लस आई फैक्टर। और दूसरा जो माइनस आई फैक्टर होता है, इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H। तो यहाँ पे क्या होगा, इस बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेना, तो इसको हम बोलते हैं प्लस आई और माइनस आई फैक्टर। और ये जो प्लस आई और माइनस आई है, ये डिपेंड करता है R ग्रुप पे या फिर इस R ग्रुप से जुड़े हुए इस हाइड्रोजन पे। तो अगर हम देखते हैं, ये जो प्लस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर कर देना, ठीक है। तो अब प्लस आई वाले जो ग्रुप होते हैं, कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो प्लस आई इफेक्ट डालते हैं, जैसे कि इसमें हो जाएगा CH3 C2H5 या कंप्लीट R ग्रुप। जितने भी R ग्रुप होते हैं वो सभी क्या करते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। और इनके प्लस आई इफेक्ट शो करने के कारण क्या होता है, ये ऑक्सीजन अपने बंध के इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन की ओर क्या करता है, पुश कर देता है या धक्का दे देता है, जिसके कारण ये जो हाइड्रोजन है ये आसानी से बाहर नहीं निकल पाता, आसानी से बाहर नहीं निकल पाता। तो प्लस आई ग्रुप, अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो प्लस आई ग्रुप होते हैं वो अम्ल की प्रबलता को कम कर देते हैं। मतलब अगर प्लस आई समूह ज्यादा होंगे, प्लस आई ग्रुप ज्यादा होगा तो क्या होगा, इससे अम्ल की प्रबलता कम हो जाएगी, अम्ल की प्रबलता कम हो जाएगी। अब माइनस आई ग्रुप, तो माइनस आई ग्रुप में आते हैं सारे हैलोजन। हैलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके अलावा और कुछ कुछ ग्रुप हैं जैसे साइनाइड, CN, है ना। तो ये सारे ग्रुप क्या होते हैं, इसको हम बोलते हैं माइनस आई ग्रुप। ये क्या करते हैं, इस O और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, इसके बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो क्योंकि हम जानते हैं हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, अब उसको भी इस ऑक्सीजन ने ले लिया अपने पास, तो ये क्या हो जाएगा, H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा और आसानी से निकलेगा। किसके कंपेयर में, इस ग्रुप के कंपेयर में। इसीलिए जब माइनस आई ग्रुप ज्यादा होगा, माइनस आई ग्रुप अगर ज्यादा होता है तो अम्ल की प्रबलता भी ज्यादा होगी, अम्ल प्रबलता ज्यादा होगी, है ना। तो इसका जो मेन रीजन है या मेन कारण है, सिर्फ यही जो होता है कि उसमें प्लस आई है कि माइनस आई ग्रुप है। अब इसके बेस पे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताता हूं, 2 एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं इसमें। फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और प्रोपेनोइक अम्ल, C2H5 COOH। इन तीनों में सबसे ज्यादा प्रबल कौन होगा, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ, इसका एक एग्जांपल है ना। तो अगर हम तीनों का संरचना देखते हैं तो तीनों का संरचना इस तरह से होगा, HC डबल बॉन्ड O और ये OH, ये CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और ये H, और ये हो जाएगा C2H5 C डबल बॉन्ड O और ये सिंगल बॉन्ड OH, ये हो गया। अब देखते हैं, चलो अब इसमें ये जो H ग्रुप होता है ये ना तो प्लस आई शो करता है और ना ही माइनस आई। ये जो CH3 ग्रुप है ये प्लस आई शो करेगा और ये जो C2H5 है ये इससे ज्यादा प्लस आई शो करेगा। क्यों, क्योंकि इससे ज्यादा बड़ा ग्रुप ये है, इसलिए ये जो है ज्यादा प्लस आई शो करेगा। इसमें ना प्लस आई ना माइनस आई, ये प्लस आई ग्रुप है और ये ज्यादा प्लस आई ग्रुप। तो अब क्या होगा, ये ना प्लस आई शो करता है ना माइनस आई, मतलब इसमें ये जो ऑक्सीजन है इस बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आसानी से खींचेगा। इसके कंपेयर में मतलब HCOOH मतलब फॉर्मिक अम्ल जो है वो CH3COOH से कैसा हो गया, ज्यादा प्रबल हो गया। ठीक, अब CH3COOH और C2H5COOH में अगर हम कंपेयर करते हैं तो CH3 में सिर्फ प्लस आई ग्रुप है और सिंगल कार्बन है, लेकिन यहां पर C2H5 कैसा है, ज्यादा बड़ा ग्रुप है।
CH3 के कंपेयर में ज्यादा बड़ा ग्रुप है, और ज्यादा बड़ा ग्रुप होने के कारण क्या करेगा, ये ज्यादा प्लस आई शो करेगा, और इस कारण से इन दोनों में अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये तो अपने बंध को, मतलब ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ पर इस बंध इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसके कंपेयर में थोड़ा मुश्किल से खींचेगा। तो इसलिए इन दोनों में ज्यादा प्रबल क्या हो जाएगा, CH3COOH। तो अब अगर हम देखते हैं इसमें कि इन तीनों में अगर हम कंपेयर करें तो CH3OH ज्यादा प्रबल होगा, अम्ल होगा, उसके बाद CH3COOH, और सबसे कम प्रबल हो जाएगा C2H5COOH। अब इसका एक दूसरा एग्जांपल मैं अगर आपको दिखाऊं, मतलब बताता हूं एक, CH2Cl COOH, CHCl2 COOH और CCl3 COOH। अब इसमें देखें तो इसमें क्या है, एक माइनस आई ग्रुप है, एक माइनस आई ग्रुप, इसमें दो माइनस आई ग्रुप, और इसमें तीन माइनस आई ग्रुप। तो जितने ज्यादा माइनस आई ग्रुप उतना ज्यादा प्रबल, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल जो है वो डाइक्लोरोएसिटिक अम्ल से ज्यादा प्रबल होगा, और डाइक्लोरोएसिटिक अम्ल जो है वो मोनोक्लोरोएसिटिक अम्ल से ज्यादा प्रबल होगा। अब एक लास्ट एग्जांपल इसमें जो है, अगर हम इसको अलग अलग लेते हैं हेलोजेंस को, है ना, तो CH2F COOH, CH2Cl COOH और CH2Br COOH। तो इसमें क्या होता है, जो हेलोजनों का प्रबलता क्रम होता है ना, हेलोजनों का प्रबलता क्रम, ये होता है फ्लोरीन सबसे ज्यादा प्रबल, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। तो इस तरह का सीक्वेंस हेलोजन में होता है। अब इस सीक्वेंस को हम यहां मैच कर लेते हैं, इसके पास है फ्लोरीन, इसके पास है क्लोरीन और इसके पास है ब्रोमीन। अब इन तीनों में ज्यादा प्रबल कौन सा है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा प्रबल है, मतलब ये सबसे ज्यादा प्रबल एसिड होगा। उसके बाद आता है क्लोरीन, तो क्लोरीन वाला सबसे ज्यादा प्रबल होगा, और उसके बाद आता है ब्रोमीन। तो इन तीनों का कंपेयर हम, सॉरी इसका कंपेयर हम इसके सहायता से कर सकते हैं। तो इस तरह से जो अम्लीय प्रबलता होती है वो एसिड्स में पाई जाती है।